वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके में बात करेंगे क्लास नंबर 118। और एक बड़ी बात, आज हम जो 50 क्वेश्चन चर्चा करने जा रहे हैं वो आरएस प्री का जो एग्जाम हुआ था, आरएस प्री का एग्जाम 27 अक्टूबर को हुआ था। उसमें वो 50 यानी लगभग 52 से 53 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आए थे, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो लगातार रोज हम आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि बड़े एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाते हैं वो छोटे एग्जाम में जरूर रिपीट होते हैं, इसलिए हम चर्चा करने जा रहे हैं आज राजस्थान जीके की इस क्लास में आरएस प्री 2021 के आए हुए राजस्थान जीके के सभी क्वेश्चनों की चर्चा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत होने जा रही है, तो सिर्फ क्वेश्चनों के बारे में ही मैं चर्चा करूंगा। पहला देखिए, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। करंट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ राजस्थान जीके की। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन करंट का आ गया। देखिए, रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। वे जसरापुर खेतड़ी गांव में बली पड़ी, तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि रूमा देवी का जब भी नाम आता है तो जिला बाड़मेर, कौन सा, बाड़मेर के रावतसर में इनका जन्म हुआ है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल। हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, बिल्कुल। हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है, केबीसी में भी ये जा चुकी है। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की, उसमें भी वो संबोधन कर चुकी है। तो नारी शक्ति अवार्ड बाड़मेर की रूमा देवी। तो याद रखना, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया था। फिर देखिए ये क्वेश्चन, देखिए, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ? सीधा सीधा सा उठा लिया, बड़ा ही आसान। तो किससे समझता, ये कौन से है, दादू जी, जिन्होंने दादू पंथ की शुरुआत की थी। इनके टोटल 152 शिष्य थे, उनमें से 52 शिष्य उनके दादू पंथी स्तंभ कहलाते थे, जिन्होंने दादू पंथ का सबसे ज्यादा किसी न किसी रूप में क्या किया था, बखान किया था। उसमें से बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, इसके अलावा गरीबदास जी, मिशिकन दास जी, इन सब ने दादू पंथ को चलाया। दादू पंथ की, दादू दयाल जी, दादू पंथ की मुख्य जो पीठ है वो नरेना जयपुर के अंदर, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नरेना जयपुर के अंदर मुख्य पीठ है। फिर देखिए कौन सा क्वेश्चन आया था, सत्य बताइए। ये क्वेश्चन इस प्रकार नहीं आए थे, हालांकि कूट करके आए थे, लेकिन मैंने दिया नहीं, सीधा क्वेश्चन बना दिया। जैसे उसने पूछ लिया बूंदी की कजली तीज, होली, पर्यूषण पर्व, गणगौर, तो मैंने इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, सिर्फ सत्य कथन पे कर दिया, कि ताकि हम कूट से ज्यादा परेशान न हो। बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते थे। देखो कितनी बार मैंने बताया, मैंने कह दिया ना कि कजली तीज तो क्वेश्चन आता है, ये आरएस में आ गया। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं ना। इसके अलावा छोटी तीज याद रखना, कब भी पूछ ले, छोटी तीज है जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की? जयपुर की प्रसिद्ध है। और कब बनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। कब? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और बड़ी तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। होली देखो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। पर्यूषण पर्व जो जैन धर्म का है भाद्रपद माह में मनाया जाता है। गणगौर चैत्र शुक्ल गणगौर तीज को बनाई जाती है। तो ये सारे मिलान चिन्ह के बारे में पूछे थे, कितना आसान पूछा था। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? ये क्वेश्चन देखो, एक शब्दावली निश्चित तौर पे पेपर में आती है। चाहे आप पटवारी का देख लो, पीछे एसआई का देख लो, और यहाँ पे आरएस का देख लो। अभी मैं आपको पटवारी के एग्जाम के क्वेश्चन भी करवाऊंगा रोज शाम को ना 9 बजे की वीडियो में। 50 से लगभग आ रहे हैं। आरएस प्री में 53 क्वेश्चन आए थे राजस्थान जीके के, यानी 2-3 मैंने इंडिया के मिक्स कर दिए, तो 50 क्वेश्चन। तो राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो, दिमाग में रखना, आणो, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल भेजा जाता है ना, तो उसको आणो कहते हैं। याद रख जाएगा ना कि जो दुल्हन है वो अपने पीहर में जाके वापस ससुराल आती है, आणो है, उसको कह दिया आणो है, भी वापस आणो है। आणो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणो कहलाता है। याद रखना ये, क्योंकि बड़े एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो छोटे क्वेश्चन, और पिछले 5 सालों में जो एग्जाम में क्वेश्चन, ये समझ लो 60% वापस रिपीट हो रहे हैं हर एक एग्जाम में। तो इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए मैं लगातार आपसे इन क्वेश्चनों के बारे में बता रहा हूं। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। उसे गिरफ्तार किया गया और 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई थी।
वो क्रांतिकारी महिला कौन थी? रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लिया, गिरफ्तार भी हुई। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, वो थी रमा देवी। ये क्वेश्चन आरएस के अंदर पूछा गया। रमा देवी का संबंध उड़ीसा जिले से था। उड़ीसा में कटक में इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा के जो लोग हैं इन्हें मां कहकर पुकारते थे। रमा चौधरी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी बटियाणी प्रताप कुंवरी, किसका क्या नाम था? प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उस प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। उस मंदिर का नाम क्या है? ये देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं नहीं मिलते, पहली बार कोई बड़े ग्रंथों में इनके क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, जैसे दयालदास रिख्याल, बीकानेर राठौरों रिख्यात, बांकीदास रिख्यात, उसमें तो नॉर्मल जो गाइड है और इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। और आपने देखा होगा आरएस प्री का जो परसेंटेज है वो 50 से 60% के बीच ही प्री क्लियर हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना उतने नहीं बनते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो होते हैं अपवाद। अब ये क्वेश्चन दोबारा किसी पेपर में आ गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो तीजा मांझी का मंदिर है, पहले बनवाया था लेकिन जमीन में धंसने के बाद उसे दोबारा फिर बनवाया गया, वो तीजा मांझी का मंदिर है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र को यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये भी एक इंडिया लेवल का क्वेश्चन आया था, मैंने इसमें डाल दिया। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? प्रथम नाम से। किसी को पता नहीं था, बहुत ही कम पता, अगर किसी ने गहराई से पढ़ा तो ही पता। ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? देखो, नेहा तरंग स्वाई प्रताप सिंह, ये सम्मिलित नहीं है। नाग दमन सायाजी झूला की है। रणमल छंद श्रीधर व्यास की है। भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ की है। तो इसमें नेहा तरंग है, वो स्वाई प्रताप सिंह की नहीं है। बयाना दुर्ग स्थित वृक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? बयाना दुर्ग जो है वो विष्णुवर्धन ने विजय स्तंभ का निर्माण बयाना भरतपुर में करवाया था, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ बनाया जाता है। विष्णुवर्धन का नाम भी आता है, वहां समुद्रगुप्त का भी नाम आता है। इसमें क्वेश्चन विष्णुवर्धन आया है, ठीक है, विष्णुवर्धन का भी इसमें रोल था। तो ये गुप्त काल का था। गुप्त काल में ये विजय स्तंभ का निर्माण बयाना दुर्ग भरतपुर में हुआ। आर्य सभ्यता के बारे में असत्य बताइए। देखो, क्वेश्चन तो उसमें इस प्रकार आए थे, जैसे आर्य सभ्यता के बारे में ऑप्शन दे दिया, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी ऐसे। मैंने इनको थोड़ा सा चेंज किया। देखो, आर्य सभ्यता तांबा गलाना जानते थे आर्य सभ्यता के वासी, बिल्कुल सही है। चावल से परिचित नहीं, ये गलत बात है। आर्य सभ्यता के लोग हैं वो चावल से परिचित थे और ये कह रहे नहीं थे, तो ये असत्य हो गया। धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। और यहां से काले व लाल रंग के मर्द भांड मिले, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? चावल से परिचित नहीं थे, जबकि ये थे। और आहड़ सभ्यता की बात करें तो ये बेड़च नदी के किनारे स्थित है, उदयपुर में, ठीक है। इसकी खोज 1953 में, कब? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। और आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से और अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। अगला देखिए, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? बहुत बार मैंने बता दिया इस क्वेश्चन को। टोटी आभूषण शरीर के कान में पहना जाता है, कान में पहना जाने वाला टोटी, ठीक है। और कईयों ने तो वो स्टेटस भी लगा रखा था, कान पे ना टुंटी लगा ली थी। टुंटी होती है ना टोटी, जो अपने नल की जो टुंटी होती है वो लगा रखी थी। स्टेटस देखा हुआ किसी ने, तैयार कर दी टोटी कान। अब तो भूलोगे नहीं, इसको याद रखा। राजस्थान के ऐतिहासिक युद्ध में असत्य बताइए। अब वहां पे इनका पूछ रखा था, गागरोन का युद्ध और ऐसे सुमेलित करना पूछ रखा था, मैंने इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया। राजस्थान के ऐतिहासिक युद्धों में असत्य बताइए। देखो, गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में होता है, ये भी सही है। गिरी सुमेल का युद्ध, ये भी सही है। पाहिबा साहिबा का ये असत्य है, क्योंकि पाहिबा साहिबा का युद्ध 1541-42 के अंदर हुआ था, जब मारवाड़ के शासक मालदेव ने बीकानेर के शासक राव जेतसिंह पर आक्रमण किया था। और मालदेव ये युद्ध जीत जाता है, राव जेतसिंह युद्ध में मारा जाता है। इसी वजह से, क्योंकि राव जेतसिंह जब मारा जाता है तो उसके दो पुत्र होते हैं, कल्याणमल और भीम, दोनों शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। और शेरशाह सूरी मौके का फायदा उठाकर मालदेव पर गिरी सुमेल जो पाली में वहां पे आक्रमण करता है 5 जनवरी 1544 को, जिसमें जेता और कुंभे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। सारंगपुर का युद्ध माणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच होता है, और ये माणा कुंभा जीत जाते हैं और
विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। गागरोन का युद्ध राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच होता है और ये युद्ध में राणा सांगा मेदिनी राय की सहायता करता है। तो ये युद्ध इस प्रकार आपको पता होना चाहिए, तब इन क्वेश्चनों को सही कर। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन ऊपर वाले ही आते हैं, निश्चित तौर पे आप ज्यादा गहराई में जाने की आपको जरूरत नहीं है, जो मुख्य चीज है वो पढ़ोगे तो कामयाब होगे। और ये आरएस का पेपर है, जितने भी राजस्थान के क्वेश्चन आए वो मैं आपको यहाँ पे रूबरू कराऊं, ताकि आपका दिमाग खुले, आपकी आंखें खुले कि हम क्या पढ़ रहे हैं और पेपर में क्या आ रहा है। वो जरूरी है आपके लिए, अगर आपको राजस्थान पुलिस और वीडियो का ये एग्जाम क्लियर करने हैं तो। राजस्थान में कहा वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया है? राजस्थान में कहा वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया है? तो ये कहां स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर में वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। सत्य कथन बताइए, देखिए क्वेश्चन आया सत्य कथन। बपंग के जादूगर जहूर खां, बहुत बार पढ़ते हम, नड़ करना भील नड़ वाद्य यंत्र बजाते हैं। अलगोजा रामनाथ चौधरी वर्तमान में प्रसिद्ध है। खड़ताल के सदीक खां मांगनियार, ये क्वेश्चन आया था। वाद्य यंत्रों से बपंग कौन बजाने में सिद्धस्त थे? जहूर खां मेवाती। नड़ के करना भील, अलगोजा के रामनाथ चौधरी, खड़ताल के सदीक खां, उपयुक्त सभी सत्य। इस प्रकार के सीधे सीधे क्वेश्चन आपके आने वाले पेपरों में वापस छप जाएंगे, ये ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहां स्थित है? ये देखो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, और मैं बहुत बार आपको अकादमियों के बारे में बता चुका हूं। जब जब भी करंट के क्वेश्चन, क्योंकि सुबह 7 बजे वाली, 7:15 बजे वाली जो विद्यार्थी क्लास लेता है ना, उसके लिए मुझे तो कोई मुश्किल लगा नहीं। ये लगातार जो कंटिन्यू जुड़ना सबसे बड़ी बात, अगर आप जुड़ गए तो निश्चित तौर पे आप कामयाब होंगे। तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी कहां स्थित है? बीकानेर में। तो कहां पे? बीकानेर में। इसकी स्थापना पूछी जाती है, अब स्थापना पेपर में आ सकती है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके द्वारा एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है, जागती ज्योत। कौन सी? जागती ज्योत। अब याद रखना, आपने पटवारी का पेपर देखा होगा, पटवारी में बहुत सारी ग्रंथ अकादमियों के सन पूछे थे सुमेलित करने वाले, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर। समाचार पत्र मजहरूल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हो? अब यह अधिक क्वेश्चन है, पहली बार देखा लेकिन अब गलत मत करना। भरतपुर 1849। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन यानी प्राक्कलन समिति कै के नियंत्रण अधीन नहीं है? ये प्राक्कलन समिति कै, और मैंने आपको बताया था ना, समितियां सारी बताई थी कि समितियों के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो किसके नियंत्रण में? गृह विभाग है, इसका नियंत्रण नहीं है। अब मैंने एक दिन आपको सारी बताई थी, अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे प्राक्कलन समिति कै के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि हर एक साल के लिए एक सभापति बनता है, वो कौन है? राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किसको करते हैं? जो हमारी आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में, जिसका मुख्यालय 1949 में जिसकी स्थापना हुई थी, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति का नाम निर्देशित किए जा सकते हैं? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार तो कितने? 8। कितने व्यक्तियों का नाम निर्देशित किया जा सकता है? 8 व्यक्तियों के। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना किस वर्ष? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की गई 2009 के अंदर। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य रहे थे? ये देखिए कितना, अब ये क्वेश्चन बहुत कम चांस होता है किताबों में लिखा हुआ, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ते हैं तो अलग बात है, इतना पढ़ नहीं पाते। निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री थे वो जो लोकसभा के सदस्य रह चुके थे? तो टीकाराम पालीवाल लोकसभा के सदस्य रहे। आज तक टीकाराम पालीवाल को ये सुना है कि 1952 में निर्वाचित सरकार के पहले मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। आज एक नया क्वेश्चन मिला है कि लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। अब कब रहे थे लोकसभा के सदस्य? देखिए 1962 में हिंडौन से ये लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे, याद रखना, और 1957 में ये राज्यसभा सांसद भी बने थे। तो ये अब यहां से ये क्वेश्चन याद आ जाता है कि रलाल हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खान लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, जबकि टीकाराम पालीवाल रहे थे।
निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो याद रखना, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश है या उसे नियुक्त किया जा सकता है। तो यार जो वर्तमान में है उसे भी नियुक्त किया जा सकता है, ये बड़ी बात है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में कौन है? जी के व्यास। बहुत बार हम पढ़ते हैं जी के व्यास का मतलब क्या होता है? जयनारायण व्यास नहीं होता है, गोपाल जी है, ये जे नहीं है, जी गोपाल कृष्ण व्यास। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये अछूता नहीं, आपसे क्वेश्चन बार बार इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 89 धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक का जो नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया और आपके सामने इतनी बड़ी वैकेंसी खड़ी कर दी। तो आपके लिए चुनौती है, इस चुनौती को पार पाना आपका काम है कि हम भी दिखा देंगे कि आपने नाम बदला है तो हम सीट लेके दिखा देंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 1999वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कोलेजियम व्यवस्था थी वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दी? इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और रद्द कर दिया गया। ये चर्चा में है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि आपको पता है राजस्थान की जो पॉलिटिकल है उसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, कोई भी एग्जाम हो वहां से निश्चित तौर पे राजस्थान की पॉलिटिकल से क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ था। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ये बात तो बहुत ही सही है, बहुत ही सही है, लेकिन ये यहाँ पे दिसंबर गलत दे रहा है, क्योंकि जून 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और अमर सिंह राठौड़ राजस्थान के प्रथम मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन लगता है क्योंकि जो पेपर देके आते हैं उनको पता है, जो पेपर बाहर बैठे सीधा पेपर देते इतना आसान का 1994 होता, लेकिन वहां जो पेपर देता है ना उसको पता चलता है कहानी क्या है। अब जिसने ये दोनों सही कर दिए तो उसका तो नंबर गया, और एक सही किया जिसने सिर्फ एक, तो वो केवल 2 सही पे निशान लगाएगा, उसका क्वेश्चन सही है। एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है, वो एक सचिव के रूप में काम करता है, तो वर्तमान में प्रवीण गुप्ता है, एक तो ये याद रखना। और मुख्य जो हमारे चुनाव सूचना आयुक्त है, राज्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त है, वो प्रेम सिंह मेहरा है, और जून 1994 में इसका गठन हुआ था, ये याद रखना। विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। ये क्वेश्चन विशाखा जब भी नाम आ जाए आपको याद रखना है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित ये मुकदमा था, ठीक है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला था, ये काफी लंबा मामला था, तो इसको याद रखना। विशाखा का नाम आते ही कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अब ये क्वेश्चन आप जानते हो कि हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका रहा था। लेकिन अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन देखो कितना जबरदस्त तरीके से टपकाया, और हमें यह भी पता है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया, 7 चरण थे वो पूरे हो गए, लेकिन यहां क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया और गुरमुख निहाल सिंह जी को 25 अक्टूबर 1956 को राज्यपाल नियुक्त किया था, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय के स्थान पर। यह तारीख याद रखना आने वाले हर एक एग्जाम के लिए, 25 अक्टूबर 1956। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है, हमारे मूल कर्तव्य, आपको पता है मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य बने और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य बना, निःशुल्क व माता पिता को यह बाध्य किया गया कि आपके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी दिया गया। तो ये कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति, ये याद रखना बहुत खास है। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन थे? ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, निश्चित तौर पे किसी को नहीं आएगा, क्योंकि जरूरी है इस प्रकार के क्वेश्चन छोड़ने। राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश थे जो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर रहे? बहुत ही गहराई से क्वेश्चन, कहीं नहीं, बहुत कम है ये, यानी 101% क्वेश्चन छोड़ने वाला था। इसका उत्तर है जस्टिस फारूक हसन। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सम्मिलित युग्म पहचानिए। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व भाग
4 और राज्य सरकारों को इसमें पावर देते हैं कि वो क्या करे और क्या नहीं करे, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों का जो योगदान दिया गया वो 36 से 51 अनुच्छेद में। अब ये क्वेश्चन दे दिया, अगर किसी को पता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता क्या अनुच्छेद 42 में है? संविधान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42 में नहीं है, अनुच्छेद 39A के अंदर है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये तो सही बताना है इसमें, तो ये गलत है, 39A में 42 में नहीं। फिर कृषि और पशुपालक का संगठन अनुच्छेद 43 दे रखा है इसने, तो ये कृषि और जो पशुपालन का संगठन है वो 43 के अंदर नहीं है बल्कि 48 में है। तो 43 में क्या है? 43 में कुटीर व लघु उद्योगों को व सहकारिता उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को बढ़ावा देना, विकास करना है। ग्राम पंचायतों का संगठन बिल्कुल 41 में नहीं है, ये तो 40 में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद किसमें है? 40 में है। और यहां दे रखा है इसने 41 में तो निःशक्त जन है ना, जो उनके विकास की नीतियां बनाना है, मनरेगा का काम है इसमें। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बिल्कुल सही है 39। ये 39A है, ध्यान रखना, ये 39A है कि सभी स्त्री पुरुषों को समान अधिकार है, समान कार्य तो समान वेतन और सभी को कार्य के समान अवसर है। महिला और स्त्री को, तभी आप देख रहे हैं ना, एक महिला है चाहे पुरुष है, वेतन बता, वेतन सरकार कर्मचारी को उतना ही देती है जितनी पुरुष को देती है। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितना गहराई से क्वेश्चन निकाल के लिए, तो इसका उत्तर एक ये डी सही है, बाकी सारे गलत है। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में? मैं बार बार आपको बता रहा हूं, दो चीज ध्यान रखना, रोट्टू, एक तो रोट्टू और एक ये गोंगेलाव, ये दोनों पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ये नागौर के अंदर स्थित है। सत्य कथन बताइए। अब इतना आसान क्वेश्चन दे दिया ये। लालगढ़ बीकानेर में सही है, त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा में मंदिर है, गागरोन का किला झालावाड़ में है, नाकोड़ा पर्वत कह लो, नाकोड़ा स्थान है बाड़मेर में, उपयुक्त सभी सत्य। हालांकि वहां पे कूट मिलाने वाले आए थे, मैंने इनको सही सेट करके सीधा बता दिया आपको। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? देखो नदी का क्वेश्चन जैसे मैंने कहा वैसे आ गया। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी से होता है। कुंभलगढ़ आपको पता है राजसमंद में, राजसमंद में पहाड़ी का नाम आते खमनोर की पहाड़ी है। यह नदी मेवाड़ के मैदान से गुजरती है। जब आप पढ़ोगे ना तो यहां से मैंने सूत्र बताया तो आपको रांची बी अटोस, रांची बी अटोस, ये बिल्कुल मेवाड़ के बीच से गुजरता है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और चंबल में जाके मिल जाती है। बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदी है। बोलो कौन सी नदी है? बनास नदी है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, सीधा सा क्वेश्चन, ज्यादा गहराई से नहीं बोला। देखो CWG, जी का मतलब गंगा, गंगा भरतपुर में आती है, यानी भरतपुर, अलवर, जयपुर का क्षेत्र गंगा के मैदान का निर्माण करती है, तो ये तो सही है। BWHW क्या बाड़मेर में जाता है? BSHW गंगानगर आता है? बिल्कुल नहीं। AW डूंगरपुर आता है? बिल्कुल ये आ सकता है। तो इसका उत्तर 1 और 4, यानी BWHW बाड़मेर नहीं आता भाई, इसमें तो सिर्फ बीकानेर का कुछ क्षेत्र और जैसलमेर का और जोधपुर का कुछ क्षेत्र आता है, बाड़मेर इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो इसका उत्तर हो जाएगा A और D, इसका सही आंसर माना गया है। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग कितने हैं? ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन। थार मरुस्थल खुद टेथिस सागर का अवशेष है, जिसे दो भागों में बांटा जाता है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के दो भाग है इसके, यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से तो अरावली से अलग होता है, 25 सेंटीमीटर ये तो है शुष्क और ये है अर्ध शुष्क। मैंने आपको बताया था अर्ध शुष्क के 4 भाग हैं, शेखावटी, नागौरी और गोडवाड़ प्रदेश और गग्गर का मैदान, 4 भाग है, बाकी ये शुष्क क्षेत्र में आता है। तो देखिए गोडवाड़ प्रदेश है बिल्कुल, शेखावटी प्रदेश है बिल्कुल, बनास का मैदान है क्या? बनास का मैदान तो नहीं बनाता ही। गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान भी है। तो एक A, B और D, ABD देखो कहां पे नहीं दिया इसने। गग्गर का मैदान हो सकता है, गोडवाड़ प्रदेश भी हो सकता है, शेखावटी होता है। तो A, B और D इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ BCD आ गया तो थोड़ा सा अपने चेंज कर लेते हैं, यहाँ AD नहीं मान सकते, A, B और लगाओ इसके, ये उत्तर आ जाएगा A, B, D। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था, तो द्वितीय स्थान है वो डूंगरपुर का है। प्रथम स्थान बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। वैसे सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति उदयपुर में निवास करती है। ये क्वेश्चन RS प्री में आए हो, ये सोच लो कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका लेवल क्या है।
निम्न में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? उत्तर दक्षिण का जो गलियारा है, जो आपके श्रीनगर से कन्याकुमारी NH 44 और यहां से उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम में कॉरिडोर बन रहे हैं, उसका भाग है आगरा। कौन सा? आगरा। सुमेलित बताइए, अब ये कूट आया था। उदयपुर में शीशा जस्ता होता है, बिल्कुल सही है। नागौर में सफेद सीमेंट होती है, गोटन नागौर बहुत प्रसिद्ध है, मकराना नागौर बहुत प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, वह भारत का राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। कोटा रसायन उद्योगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो उपयुक्त सभी सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? फिर आ गया, मांडो की पाल फेल्सपर होता है, तलवाड़ा में शीशा जस्ता होता है, खेरवाड़ा में एस्बेस्टोस होता है, ऋषभदेव में अभ्रक होता है। तो ये सही है। मांडो की पाल में फ्लोराइट होता है, फ्लोरस्पार नहीं होता है, फ्लोराइट। ठीक है, ये डूंगरपुर में। तलवाड़ा में मैगजीन होता है, जिसका जस्ता नहीं होता। और ऋषभदेव ये उदयपुर में अभ्रक की खान आपी है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बन रहा है वो राजस्थान के अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा। राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? और अभी दोस्तों वीडियो का ग्राम सेवक के लिए स्पेशल हमारे वीडियो लगातार चल रहे हैं, उसमें आपको अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों मिक्स दे रहा हूं मैं। ये बड़ी बात देखो, तीनों मिक्स दे रहा हूं। और जहां तक उम्मीद है मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपका गलत नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन, बस आप निरंतर देखते रहना। हालांकि दीपावली की वजह से 3-4 दिन वीडियो नहीं आए थे उसके, अब कल आपको वीडियो मिलेगा, तो 40% इसका हो जाएगा। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? राजस्थान में एसडीजी इंडेक्स जो जारी होता है उसके क्रियान्वयन के लिए किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया? आयोजना विभाग को बनाया गया। अब मैं यहां से 2 क्वेश्चन बता देता हूं। एसडीजी की 1.0 और 2.0 ये रैंक जारी हो चुकी है राजस्थान में। तो इस इंडेक्स में झुंझुनू प्रथम स्थान पे रहा था, 2.0 में कोटा प्रथम स्थान पे रहता है। ये क्वेश्चन याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। एसडीजी में टोटल 17 लक्ष्य हैं और 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को हासिल करने का टारगेट विश्व के अंदर लिया गया है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। तो देखो, इधर जोधपुर भी है, इधर जैसलमेर भी है, इधर बीकानेर भी है। तो बाड़मेर नहीं है। हालांकि बाड़मेर का हिस्सा अब मिला लिया गया है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर बाड़मेर को शामिल नहीं है। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना, परवन और इसरदा बांध परियोजना तो रट लेना भाई, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इनसे। और ये परवन आ गया, झालावाड़ कोटा 12, झालावाड़ कोटा 12 परवन परियोजना से संबंधित है। याद रखना, 3 जिले, 12 कोटा झालावाड़। ये देखिए, बूंदी भी आ गया, झालावाड़ भी आ गया, इधर बूंदी आ गया, लेकिन कोटा 12 झालावाड़। परवन, ये जो परवन नदी पर बन रहा है, और परवन काली सिंध की सहायक नदी है। राजस्थान का राज्य पुष्प, ये आरएस प्री में क्वेश्चन आया। क्यों आ रहा है? कि एग्जामिनर बार बार विद्यार्थियों को ये सचेत कर रहा है कि हमारे जो प्रतीक है उनको भूल मत जाना। तो रोहिड़ा, क्या है? रोहिड़ा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहां स्थित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहां स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्र न्यूनतम है? कहने का मतलब सबसे कम प्रतिशत में वन कहां पे है? तो हमें पता है जोधपुर में सबसे कम प्रतिशत में वन है। और सबसे कम सीधा पूछे तो चूरू में सबसे कम है। अभी 16वीं वन रिपोर्ट है ये, और मैं पूरा वीडियो दे चुका हूं। आपको राजस्थान जीके का कोई भी टॉपिक या करंट का कोई भी टॉपिक देखना है ना, तो टॉपिक का लगाओ, जैसे नाम लगा दिया अपने वन रिपोर्ट 2019 बाई नानक क्लासेज, आपको मिल जाएगा। योजना लगाओ, पुरस्कार लगाओ, कुछ भी लगाओ। राजस्थान में सौर वेधशाला कहां स्थित है? ये देखिए, और अभी मैंने आरबीएससी की बुकें करवा दी आपको, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, सीधा ही क्वेश्चन आ गया। ये उदयपुर की जो फतेह सागर झील है वह 1975 में स्थापित की गई है। नाबी एमजी क्या है? ये क्वेश्चन आ गया, अभी याद रखना इसको। गेहूं की किस्म है, इस आरएस के अंदर आया था, ताजा कोई छोटे एग्जाम में आ सकता है। नाबी एमजी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? ये मैंने बता दिया, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। तो धोलावीरा गुजरात की एक सभ्यता स्थल है। तो ये 51 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं।
क्योंकि जितने आ रहे हैं इसके अंदर राजस्थान करंट जीके के आए मैंने सारे दे दिए, एक दो इंडिया के थे उनको भी बता दिया, तो यहां से आपको अंदाजा लग गया किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एक दो दिनों में हम कोशिश करेंगे पटवारी के जो 4 पेपर होते हैं उनके क्वेश्चन भी अपने लेंगे, इसके पहले भी जो जिसी के एग्जाम हुए ना 2021 में सारे निकालेंगे, ताकि हमें पता तो लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और हम किस प्रकार पढ़ रहे हैं। बस आप लगातार बने रहिए, लगातार अध्ययन कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए। जय हिंद, जय भारत।